बचपन के बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुए, किन लोगों के बीच, कैसे क्या जिंदगी की शुरुआत? मेरा जन्म जो है कलकत्ते में हुआ। मेरे पर बाबा, मैं तो ग्रेट ग्रैंडफादर, वो आजमगढ़ से कलकत्ता पहुंच। क्या व्यवसाय करते थे आपके फोरफादर्स? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का बिजनेस था, तालों का था। इसके अलावा हार्डवेयर के भी वो होलसेल डीलर थे। आपके पति आर्मी के हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर रहे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में 72 घंटे तक ऑपरेट किया, डॉक्टर आईपी सिंह ने। जी। और डॉक्टरों का एक तो वो जज्बा जी। एक आपने कॉर्पोरेट अस्पताल में अपने भाई की मौत देखी, क्या लगता है आपको, इसको आप कैसे देखिए, अगर इस चीज पर अगर हम विवेचना करें तो जमीन आसमान का अंतर है। जो चीज आर्मी में डॉक्टर की है, वो चीज जो है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं है। कि अमर सिंह जी, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई, जी। अमर सिंह जी जो भारत की राजनीति को कभी अपनी उंगलियों पे नचाते थे, बॉलीवुड नाचता था जी, वो आपसे क्या बात करते हैं उस दौर में? कभी हमारी इस सबसे राजनीति के बारे में, ये सबसे कभी उनके साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं रहा। डॉक्टर इंद्रपति सिंह जी आपके हस्बैंड हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा आर्मी में, प्रैक्टिस, आप क्या सोचती हैं? आप दोनों तरह के हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटी। सबसे बड़ी इनकी कि ये इतने ज्यादा ये शोध करवाते हैं जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कहा जाए तो मैं तो कभी नहीं जाऊंगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, मैं तो हमेशा आर्मी हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर देख रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं सुधा सिंह। पाया था दिल फूलों का और पत्थर के हो गए, देखते ही देखते हम 70 के हो गए। एक घर में पैदा हुए थे, ऊपर वाले ने बख्शा ऐसा हुनर कि घर घर के हो गए। ख्यातनाम गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन की ये पंक्तियां से शुरू करेंगे। सुधा सिंह जी एक गृहिणी, एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी के रूप में कैसा जीवन पाती हैं और उसके बाद में जीवन किस तरह से आगे चलता है, तमाम पहलुओं पे बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत आपका फेयर ऑब्जर्वर हिंदी पे। जी, फेयर ऑब्जर्वर पे आपका पहला इंटरव्यू है, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आप पधारे हैं। तो क्या आपका बचपन के बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुए, किन लोगों के बीच, कैसे क्या जिंदगी की शुरुआत? जी भीम शरदा शतम, खूब लंबी उम्र हो प्रदीप जी। मेरा जन्म जो है कलकत्ते में हुआ जी, जो आजकल कोलकाता माना जाता है जी। मेरे पर बाबा, मैं तो ग्रेट ग्रैंडफादर, वो आजमगढ़ से वो कलकत्ता पहुंचे, क्योंकि उस समय वही राजधानी हुआ करती थी। कलकत्ता थी भारत की राजधानी उस जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो व्यवसाय के चक्कर में वहां पहुंचे थे। जी जी। और वहीं पर मेरा बचपन बीता जी। कुछ समय के लिए जरूर अलीगढ़ भी मैं कुछ समय बिताई हूँ। क्या व्यवसाय करते थे आपके फोरफादर्स जो है? वो बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर का मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का बिजनेस था, तालों का था। जी जी, ताले। उस समय एक थंडर ताला होता था। अच्छा। उसका बड़ा विज्ञापन भी निकलता था, सुखनींद सुंदरी सोती है, रक्षक प्रहरी थंडर ताला जी। इसके अलावा हार्डवेयर के भी वो होलसेल डीलर थे। जी जी। और मेरे जो बाबा जी थे, वो जो है वो उनका व्यवसाय में उतनी अभिरुचि नहीं थी जी। वो जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने इंग्लिश से ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था और इंग्लिश लिटरेचर में, और वो उनको वकालत में उनकी बहुत ज्यादा अभिरुचि थी। और उन्होंने जो है उस समय कलकत्ता के वो लीडिंग प्रैक्टिशनर भी रहे। पर बाबा जो थे? नहीं, हमारे बाबा जी। आपके दादाजी जो थे? मेरे दादाजी। जी जी बिल्कुल। और जो मेरे पर बाबा वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने और पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी ने जो है उस व्यवसाय की कड़ी को आगे बढ़ाया जी जी। और पूरे भारतवर्ष में उसको फैलाया। ओके, तो आपके भाई राजनीति में थे, अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी के ख्यातनाम नेता जी, और बेटे आपके आईपीएस रहे जी। तो भारत में कहते हैं कि 4 धुरी हैं,
खास करके 3 लोकतंत्र के स्तंभ, जुडिशरी, वकालत आपके दादा करते थे, बिजनेस एक बड़ी दूरी है तो वो आपके बाबा और पर बाबा और पिताजी करते हैं, और भाई राजनीति में, बेटा प्रशासन में, हालांकि वो छोड़ के अब मीडिया में आ गए हैं। तो सारा तरह का एक मिक्स अनुभव आपके पास है जीवन का, इसीलिए हमने आज आपको बिठाया है इस पॉडकास्ट में कि एक ऐसी महिला जो 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गई आपकी, और वो भी फौज वाला पुट भी है। जी तो आप जीवन को देखिए, राजनीति, व्यवसाय, मीडिया, प्रशासन और फौज, 5-6 जो भी टेस्ट हैं, लिटमस जितने भी है, वो सारे आपकी जिंदगी से छूते हुए गुजरे हैं। इसमें बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि मैंने समाज के सारी विधाओं को देखा। और एक बेटे आपके बैंकर हैं शायद सिंगापुर में। नहीं, मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो बैंकर नहीं है जी। मेरा छोटा बेटा भी है, वो लॉ से है, वो एशिया हेड है। बिल्कुल लिंक लेटेस्ट कॉर्पोरेट लॉयर हैं वो, कॉर्पोरेट लीगल में देखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत इससे करते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर, मेरे पर बाबा जो थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी व्यवसाय में अभिरुचि थी। क्योंकि अभाव के कारण ही कोई अपना घर छोड़ता है। बिल्कुल। और उस समय वहाँ पे ज्यादा पैसे का रुझान ज्यादा था, क्योंकि राजधानी थी। तो मेरे जो पर बाबा थे वो ठाकुर रणजीत सिंह, वो कोलकाता गए। अच्छा, चूंकि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यवसाय में बहुत से आगे की पीढ़ी का अभिरुचि नहीं रहती है। यही कारण है कि जो मेरे बाबा जी थे ठाकुर विश्वनाथ सिंह, उनकी अभिरुचि नहीं रही और वो जो है वकील बन गए। अब और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, और मुझे अभी भी याद है मेरे वो उनका नेतागिरी में भी उनका बहुत अभिरुचि थी। का तो खैर वो क्योंकि वो आर्य समाज के में भी वो काफी सक्रिय थे। इसके अलावा सभा सोसाइटी भी करते थे। सुना है हमने कि वो चुनाव भी लड़े, हालांकि हार गए। इसके अलावा मुझे अपने बचपन की याद है कि वो हमें उनके कम से कम दर्जनों चिट्ठियां जाती थी, और वो बड़े उसमें नीचे में अपना मृगशाला वगैरह एक जमाने में हुआ करता था, वो उस पर बैठते थे, और उनके 2 ठरका था कुल मिला के। और उसके बाद नीचे और उस पर बैठ के पलथी मार के बैठे, उनके आगे में 2 जो है उनके सहयोगी रहते थे, और एक लाल और नीली पेंसिल हुआ करती थी, उससे वो बोलते, उनको डिक्टेशन देते थे। चूंकि दोनों ही भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर उनका एकाधिकार था, तो और संस्कृत भी उनको अच्छी आती थी, बड़े विद्वान थे वो। और वो उनको कभी हिंदी में डिक्टेशन दें, कभी अंग्रेजी में दें, और वो सब लिखते रहते थे, और फिर बाद में चिट्ठियां जाती थी, बुक्स वगैरह भी पढ़ते थे। ये अब उसके बाद मेरे पिताजी ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह, उनको मैंने इतना मैंने उनको नहीं पाया। पढ़ते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, पर उनकी व्यवसाय में अभिरुचि ज्यादा थी। तो उन्होंने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, बनारस और मुरादाबाद, अलीगढ़ में भी इन्होंने तालों की अलीगढ़ तालों का बड़ा जगह। तो इस तरह से वैसे हमारे राजस्थान में तालों के ब्रांड के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ चोरियां कम होती है, तो हम लोग ताले लगाते नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा कलकत्ता में नहीं था, क्योंकि सुरक्षा का पाठ मुझे मेरे बाबा जी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। किसी को बिना दरवाजा खोले मत, पहचाने बिना। अब तो यहाँ भी ऐसे ही हालात है। उस समय भी कोलकाता में इस तरह का था कि लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। जी। अब आपने कहा तो ठीक है, वो मेरा सगा भाई है ठाकुर अमर सिंह। अमर सिंह जी दुनिया में नहीं रहे जी। आप कितने भाई बहन? मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद अमर सिंह है, उसके बाद अरविंद सिंह जी। 3 भाई हैं। 2 भाई हैं मेरे। एंड ये दुखद के साथ मैं ये कह रही हूँ कि चूंकि उनका कुछ विलासिता पूर्ण और आप जीवन भी था, और दूसरा कुछ उसमें, हालांकि मैं खुद डॉक्टर की पत्नी हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टरों की भी इसमें असावधानियां मैं उसमें आऊंगा मैम कि आपके पति आर्मी के हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर रहे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में 72 घंटे तक ऑपरेट किया, डॉक्टर आईपी सिंह ने जी। और डॉक्टरों का एक तो वो जज्बा जी,
एक आपने कॉर्पोरेट अस्पताल में अपने भाई की मौत देखी जी, तो उस पे भी मैं आना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, इसको आप कैसे देखते हैं कि पैसा बहाने के बावजूद बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके पास पैसा ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाते, तो डॉक्टरों का जो मानस है कि एक डॉक्टर जिसे तनख्वाह मिलनी तय है वो 72 घंटे तक कंटिन्यू ऑपरेशन कर रहा है बिना सोए अपने सैनिकों के साथ, और एक जो मोटा पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और आज अमर सिंह जी हमारे बीच नहीं है, क्या सोचती हैं आप? देखिए, अगर इस चीज पर अगर हम विवेचना करें तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जो कि उत्साह और जो सक्रियता और जो जागरूकता और जो सहजता और जो उत्साह, जो चीज आर्मी में अपने मरीज के प्रति और आर्मी में डॉक्टर की है, वो चीज जो है वो कारपोरेट हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यावसायिकता है, वहाँ अतिशय लालच है और वो उन्हें अपने कर्तव्य का भान नहीं है। दूसरी चीज जो उनमें जो सबसे बड़ी कठिनाई की चीज ये आती है कि वो अधिक से अधिक चूसने की कोशिश करते हैं, जिसका कि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह अनुमान है। जो चीज नहीं होती है उसको भी ये करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने अपने चूंकि अमर सिंह की तो बहुत ज्यादा लोग उनको जानते थे, उसके बाद उनको भी नहीं छोड़ा गया। इवन ये चीज यहाँ तो ये भारतवर्ष तो छोड़िए, इवन सिंगापुर में भी मैंने देखा कि जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए, इवन वहां भी जो एक सिंगापुरियन जो डॉक्टर था उसके में भी मैंने अतिशय लालच देखा। तो आप गए थे सिंगापुर जब वो भर्ती थे? सिंगापुर में जो थे, मेरा चूंकि मेरा बेटा वहाँ है तो मैं भी मिलने के लिए वहाँ, तो उस समय वो भर्ती थे तो मैं उनसे मिली, तो वहाँ का जो एक बड़ा लुभावना सा और एक बड़ा वो कहे कि साहब विदेश में जाकर हम उपचार कर लेंगे, वो भी हमारी जो एक धारणा होती है, लोग जो भागते हैं कि हम बाहर में गए और हमारा जो है इलाज बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, भ्रांति है और मिथ्या है। वहाँ भी जो है वो बिल्कुल वो लोग सजग नहीं है। जबकि चिकित्सा शास्त्र भारत का बहुत अच्छा है, यहीं से गया है। मुझे याद आता है भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन शायद शरद पवार थे, कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए गए थे यूएस। जी। तो उनकी जो डॉक्टर आने थे इलाज करने के लिए तो वो टल गए, पहुंचे नहीं। तो पूछा किसी ने कि उन्होंने पूछा होगा उनके स्टाफ ने कि भाई ऑपरेशन की आज डेट थी, कैंसिल क्यों हुआ? बोले डॉक्टर पहुंचे नहीं। बोले कहाँ से आ रहे थे? बोले भारत से आ रहे थे। तो बोले आप खुद वहीं से आए हैं। तो यह भारत के डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन हमारे एक एलिट वर्ग में ये है कि साहब विदेश में इलाज कराते हैं, एक स्वैग तो है। एक मजेदार चीज मैंने देखी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, चूंकि मैं उनसे मिलना चाहती थी और वहाँ भी एक बहुत सा औपचारिकता बना रखी थी और पैसा तो ऐसे जा रहा था। एक कहानी सुनी है कि साहब छत पर से पैसा बरसता है, तो उसके पास वो सिंगापुरियन डॉलर्स ऐसे बरस रहे थे जैसे कि छन 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 करके वो गिनती ही चली जा रही थी, और वो डॉक्टर जो है बात नहीं कर रहे थे। मेरे मन में एक ये बात आई कि अगर ये डॉक्टर बहुत अच्छा है तो इसके पास में वहीं का कोई आदमी क्यों नहीं है? उसके पास सारे ही पैसे वाले लोग सारे और वो भी भारतीय क्यों है? ये चीज मुझे खल गई थी, क्योंकि मैं भी तो अमर सिंह जी से आपकी बात हुई होगी, क्या बात हुई होगी उस वक्त इलाज को लेके? मैंने इलाज के बारे में कभी उनसे बातचीत नहीं की, क्योंकि मैं खुद भी चिकित्सक नहीं हूँ, तो जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है। आप गए यहाँ से उनसे मिलने जी, तो चूंकि अचानक ही वो चले गए जी, तो क्या लगता है आप, क्या बात हुई आपकी भाई बहन दोनों की आखिरी मुलाकात में? आखिरी मुलाकात में मैं उनके पास नहीं थी, जब शुरू में वो गए थे तभी मैं वो गई थी, उस समय भी उनका हाल ठीक नहीं था। लेकिन जिस तरह से उनका उपचार हो रहा था, जो चीज मैंने वहां देखी, भारतवर्ष में देखी, उससे कुछ बेहतर नहीं था। वहां भी कोई जल्दी कोई पहुंचता नहीं था, कोई जैसे कोई नर्स हो या कोई वो है, उस बहुत टाइम लगाते थे और सबसे अच्छे अस्पताल में थे। ऐसा मैंने कोई अजूबा चीज वहां पर नहीं देखी। दूसरा, बड़ी गोपनीयता वहां बरती जाती है। भाई अगर कोई मरीज है तो उसके में जो कुछ भी चीज है उसको आप सामने में रखें, और दूसरी चीज वो गोपनीयता रखने का कोई तुक नहीं होता है, लेकिन वहां पर गोपनीयता रखी गई। ये चीज मुझे खल गई। और ऐसा भी नहीं था कोई द्रुत गति से आ जाए देखने के लिए। आप उनको पूछिए तो जैसे सपोज यदि उनको किसी
सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है, तो वो सफाई कर्मचारी बोलेंगे वो व्यस्तता है, अभी उस मरीज को देख। तो भारतवर्ष और वहां पे कोई मुझे अंतर नहीं दिखाई दिया। जहां तक ये चिकित्सा की बारीकियों का सवाल है, वो चिकित्सा की बारीकियां बेटे मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खुद चिकित्सक नहीं हूँ और ना मैंने अपने ब्रदर से ये इसके बारे में बातचीत की। मैंने तो उनका हाल चाल जाना और जो कुछ होता है कुछ कहा होगा उन्होंने कि अमर सिंह जी जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई जी, अमर सिंह जी जो भारत की राजनीति को कभी अपनी उंगलियों पे नचाते थे, बॉलीवुड नाचता था जी, वो आपसे क्या बात करते हैं उस दौर में? कभी हमारी इस सबसे राजनीति के बारे में ये सबसे कभी उनके साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं रहा। जो चूंकि मेरे भाई थे, इसकी वजह से ना मेरे इसके बारे में, राजनीति के बारे में, सिनेमा में मैं कभी भी मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा बचपन से। तो सिर्फ सिनेमा की तो उससे मैं कोसों दूर। बचपन कैसा था आप भाई बहनों का? क्या लड़ते थे आप दूसरे भाई बहनों की तरह या कुछ? क्योंकि आप एक ही बहन थी, लाडली बहन होंगी दोनों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लाडली थी। हमारे यहाँ उस जमाने में भी हमारे यहाँ लड़कों को प्रमुखता दी जाती थी, सारी स्वतंत्रता जो है वो लड़के को थी, मुझे कुछ नहीं थी, मैं सबसे वंचित थी। वो लड़के जो चाहते थे सो करते थे। मेरा तो जो जहाँ चाहती थी वहाँ मुझे पढ़ने को ही नहीं मिला, तो मैं कैसे कहती। अच्छा, आपने बांग्ला साहित्य पढ़ा है जी, और कलकत्ता में आप पढ़े जी, आपने संस्कृत साहित्य पढ़ा, हिंदी, तो आप कह रहे हैं पढ़ने को नहीं मिला। देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं शुरू से मेरा पढ़ाई में बहुत मन था और मैं खूब मेहनत से पढ़ती थी। हालांकि मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मुझे होमवर्क बहुत मिलता था और स्कूल के का टाइमिंग्स भी बहुत खराब थी। 10:30 से लेकर 4:30 और घर आते आते 5 बज जाता था। और टीचर्स भी पढ़ाई से ज्यादा होमवर्क देते थे। उस समय भी कोई बहुत अच्छे टीचर शिक्षिका हमको नहीं मिली। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि वो बगल में ही है सेठ सूरज, बस वो कोई रहे स्कूल है उसमें चले जाओ, तो मैं उस स्कूल में गई। अच्छा, अब उसके बाद में मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मुझे डॉक्टर भी नहीं बनने दिया गया, इस वजह से कि कोएड है। अच्छा, उसके बाद में जो भी था उसको लेकर मैं पढ़ी, तो मुझे संस्कृत में और मेरा मनोविज्ञान में मुझे डिस्टिंक्शन मिला। तो मैं चाहती थी कि मैं जो हूँ गोखले कॉलेज में या संस्कृत कॉलेज में पढ़ूं, जहाँ की ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी पढ़ाई की थी। बल्कि मेरे लिए मेरे पिताजी से बातचीत भी किया मेरी जो प्रिंसिपल थी, लेकिन मेरे पिताजी टच से मस नहीं हुए। वो बोले आप अपने लड़की को भेज दीजिए, वहाँ सब चुटियाधारी आते हैं, कोई आपकी लड़की को भगा नहीं ले जाएंगे। लेकिन तो भी मेरे पिताजी टच से मस नहीं हुए। इसलिए फिर वो जो भी वहाँ कुछ और था ही नहीं, हिंदी ऑनर्स था, तो मैं फिर हिंदी ऑनर्स में पढ़ी। तो इसलिए आपकी शादी कर दी जल्दी से? नहीं, शादी तो ये लोग उनका एक पता नहीं क्या राजपूतों में है कि अगर लड़की पैदा हो गई तो उसको जल्दी से विवाह करो और सब अपने और वो जाए। मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ। बोले अपने तुम पति के घर जाओ, जहाँ वो तुम्हें जितना पढ़ाए। तो ये चीज थी। और पति मिले सख्त फौजी? नहीं, मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे। हुआ ये कि चूंकि मेरे पिताजी, मैं कम उम्र की थी और मेरे पिताजी पढ़ते हुए लड़के से शादी नहीं करिए, पता नहीं क्या उनको ये था कि पढ़ते हुए से नहीं, जो भी लड़का जो है वो सेटल हो गया, सेटल लड़के से ही करेंगे, इसलिए वो खोज रहे थे। तो वो मेरे पिताजी चूंकि व्यवसाय में थे, वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर कोई था, उससे मेरी शादी करना चाहते थे। लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं उससे शादी करूं, क्योंकि मुझे वो लालची लगता था। अच्छा। क्योंकि वो कहता था ये तो एक ही लड़की है, 5 भाइयों के बीच की है, ये मुझे अतिशय लालच शुरू से ही पसंद नहीं था। मुझे कहा ये तो बहुत लालची है, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट। फिर वो खाली MBBS था और ये डॉक्टर IP सिंह उस समय भी MS कर चुके थे और वो आर्मी ज्वाइन कर लिए थे। तो मेरे पिताजी को बिल्कुल फौज नहीं, वो उस समय ये था कि वो आर्मी MS कर चुके थे KG मेडिकल कॉलेज से। उस समय ये पूरा नहीं था कि वो ज्वाइन करेंगे आर्मी की, नहीं, पर वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि आर्मी नहीं ज्वाइन करे।
लेकिन अब लेकिन मेरी अभिरुचि डॉक्टर इंद्रपति सिंह में थी, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले आपकी मेल मुलाकात हुई? नहीं, मैंने इनको देखा भी। हाँ, मेरी परेड में डॉक्टर आईपी सिंह ने बहुत कराई है जी। मेरी 3 बार परेड हुई है। अच्छा, हाँ, आईपी सिंह का था आपका? हाँ, नहीं, उन्होंने मुझे देखा है। उनके बड़े भाई ने, उस समय भी सोच लीजिए, उनके बड़े तो भाई वो ऐसे ही समोसे तल के लाना और नहीं, समोसों में से तो नहीं, मैं खुद ही बहुत भयभीत थी कि कहीं मुझे रिजेक्ट न कर दे। क्योंकि पर ये आपसे 11 साल बड़े थे, इतना आपको चाव कैसे था उस वक्त? चाव कुछ नहीं था जी, चाव तो शादी का था ही नहीं। मैं तो चाहती थी कि भाई मेरे इस घर से मुक्ति पाऊं जिन्होंने बंदे से लगा रखी है। नहीं, ये भी नहीं था बेटा। मैं तो चाहती थी कि मैं कम से कम हिंदी ऑनर्स मैंने कर रखा है तो मैं एमए करूं, लेकिन अब कोई चारा ही नहीं था। पिता नहीं करने दे तो पति तो करवाए एमए पढ़ने के प्रति। नहीं, तो पति के साथ भी समस्या ये थी ना कि पति ने जो है वो आर्मी ज्वाइन कर ली। अब आर्मी में अपनी पोस्टिंग का ठिकाना नहीं, और उसके बाद अतुल भी हमें जल्दी हो गए। तो ये अब वो अपनी वो बोले मैं अपनी पोस्टिंग तो मैनेज नहीं कर सकता, तो तुम्हारी पोस्टिंग कैसे? ये जरूर है कि तेजपुर में हमारे, चूंकि उस समय ये लड़कियां जो महिला शिक्षिका की कमी थी, तो आया था एक बार आर्मी में, फौज से आया था कि अगर आपकी पत्नी चाहे तो ज्वाइन कर सकती है सेंट्रल स्कूल, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि नहीं। वो भी तो ठाकुर थे। लेकिन बच्चों की परवरिश में बहुत ज्यादा थे जी, इतने ज्यादा थे, आप समझ लीजिए कि उनका ये था कि बच्चे की परवरिश तुम्हें ही करनी है, कोई भी हमारे के, क्योंकि फौज में आपको सहायता मिल जाती है। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे का कि कोई भी सहायिका या कुछ भी जो है वो बच्चे की परवरिश करे। सेल्फ और मैं भी चाहती थी, क्योंकि मैंने सहायिकाओं की परवरिश देख रखी थी, उसकी भुक्तभोगी थी मैं। क्योंकि मेरी परवरिश जो है खुद मेड ने की थी। ये जो हेल्पर्स का ये जो सहायिकाएं कीजिए, तो इसकी तो क्या चोटी बनाते वक्त बाल खींचती थी वो? नहीं, बाल नहीं थी। तो? लेकिन देखिए, जो प्यार और जो ममता और जो त्याग माँ से मिलता है ना, वो कभी आपको जो है वो सहायिका से नहीं मिलेगा। अब एक अपवाद हो सकता है कि ये पन्ना धाई माँ, लेकिन वो धाई माँ जो है वो एक अजूबा ही है, वो नहीं मिल सकता। वो शायद वो राजस्थान में एक और कहीं होगा, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, एक धाई माँ मंत्रा थी जिसने बनवास दिला दिया। जी बिल्कुल। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा, और सचमुच मैंने लगन से और निष्ठा से और मैंने दोनों बच्चों की परवरिश करी, और सब कुछ मैंने ही किया इन दोनों बच्चों का, और इन दोनों ने अच्छा भी किया। तो इसकी वजह से मेरी उपलब्धि, मेरी बच्चों की उपलब्धि है, मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है। अतुल सिंह आपके बेटे जो हैं वो 12वीं में ठीक नहीं कर पाए, फिर भाग गए घर छोड़ के, क्या था मामला? मतलब अच्छा, देखिए, वो सिलसिला ऐसा था कि इसमें मैं अपने को भी दोषी मानती हूँ, और आज भी अतुल मुझे कई बार कह देता है कि मम्मी ने मुझे जो है वो खेलने नहीं दिया। हुआ ऐसे कहते हैं, वो डायरी में लिखते थे 7वीं क्लास में थे। ये तो था, चुन के बदला लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा। ये बच्चा जो है वो असाधारण व्यक्तित्व था, जिसको कि मैं पहचान नहीं सकी। जैसा कि मैं खुद महसूस किया है कि अगर कोई चाहे तो वो बच्चे को शुरू से, बचपन से ही आंक सकता है। अब मैं कह सकती हूँ कि वो आप, क्योंकि बच्चे, अतुल जो है शुरू से काफी जिज्ञासु था, और दूसरी चीज है कि अतुल जो है वो मैं उसका साधारण व्यक्तित्व नहीं था, तो उसको मैं समझ नहीं पाई, और जैसे उसकी परवरिश करनी चाहिए थी वो मैं शायद नहीं कर पाई। दूसरा मैं वही आना चाहूंगा कि आपने, चलो आप वो नहीं कर पाए, पर वो 12वीं के एग्जाम में ठीक नहीं कर पाए, तो उसी के बारे में मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी का एक गलत भ्रांति थी कि साहब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई से ज्यादा जो है आदमी व्यवसाय में कमा सकता है। हाँ, ये अक्षरशः पूर्णतया सत्य नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सत्य भी है। ये उनके मन में भर गया था।
लेकिन उन्होंने पढ़ाई, जबकि माहौल पढ़ाई का था, उनके खुद के पिताजी ने अच्छा किया था, पता नहीं कैसे उनके मन में ये कुंठा थी कि आदमी पढ़ाई। और दूसरी, मेरे घर में मेरे मायके में ये था कि ये जो लड़की का जो विवाह करते थे, मेरे से पहले मेरी जो 2 बुआ थी हमारी, उनका विवाह वो अपने से कम आय वाले व्यक्ति से करते थे, और ताकि वो उनके इर्द गिर्द ही वो मंडराता रहे। तो वो मुझे तनिक पसंद नहीं था। अच्छा, फिर वो कहे वो देखो अगर बच्चा पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो क्या हुआ, व्यवसाय करा। और ये उनके बोलना, मैं 19 साल की उम्र में ही वो मुझे बिल्कुल वो विपरीत दिशा में मुझे ले जाता था कि मेरे बच्चे इतना अच्छा करे कि कभी मैं मुझे अपने पिता के पास या अपने भाई के पास, भाई तो बहुत छोटे थे हमारे उस समय, मुझे इनके पास नहीं आना पड़े। छोटे थे अमर सिंह जी आपसे? वो मेरे से 3.25 साल छोटा था। जी, कि मुझे इन लोगों के पास नहीं जाना पड़े और इनके व्यवसाय में कोई भागीदारी ना हो। तो और चूंकि मेरे पास विरासत में कुछ भी नहीं था, मेरे पास बस मेरे पति की तनख्वाह थी, और उस समय तनख्वाह भी बहुत कम थी और जीवन निर्वाह करना भी बहुत मुश्किल था फौज में। और मैंने कभी नौकरी किया नहीं था। क्या तनख्वाह होती होगी साहब की? मुझे आज भी आती, बेसिक पे जो आती थी। अब मैं कहीं उसमें गलत हो जाऊं तो नहीं है, पर जहां तक मेरी याददाश्त जाती थी, ऊपर में 1050 लिखा रहता था और बाकी चीज नीचे जो लिखा है वो मुझे याद नहीं। बेसिक 1050। तो आपका जैसे कि आर्मी में डॉक्टर के पास वैसे लोग आते होंगे ना, साहब मेडिकल बना दो और कुछ व्यवस्था कर देते हैं, ऐसे आते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पहले मैं अतुल वाला कर दूं, इसलिए मैं अतुल का प्रश्न पूछ दूं तब मैं डॉक्टर इंदुपति सिंह पर आऊंगी। मैंने अतुल के साथ कुछ पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती थी। मैं हमेशा वो डायरी लिखता था, और उसमें लिखता था कि मेरी माँ जो है मुझे पढ़ाई के लिए बोलूं, और मैंने नहीं पढ़ा। और अतुल बहुत खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा खिलवाड़ी थे, और वो बचपन से वो डायरी लिखा करते थे, जो कि बिल्कुल ही आप हिंदुस्तान में तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसमें ये प्रयोग होगा। एज 8 साल से इसने रोज लिखता था कि क्या क्या हुआ। अगर उसको मुझे कभी डांटा या डॉक्टर साहब ने डांटा, वो भी वो लिख देता था। तो मैं इतना, मुझे पढ़ाई के प्रति कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़े, और मैं बच्चे को किसी तरह से अपने, जो हमारे घर की ये था कि एक परंपरा कि जितने भी हैं सब उन्हीं के व्यवसाय में काम कर रहे थे, मेरी बुआ के लड़के वगैरह। हाँ, तो उससे मैं इनको दूर जाने, तो मैं इतनी भयभीत रहती थी कि मैं रात को उठ के चुपचाप वो डायरी खोल के देखती थी। तो उसने वो कहता भी था कि मम्मी जो है स्नूपी है और जो मम्मी मेरी जो है डायरी पढ़ती थी। अच्छा, धीरे धीरे मैं इसके पीछे पड़ी रही। फिर मैं इसको, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, और इसने, अच्छा दूसरी ये शायद ये चूंकि फौज में ना होता क्या है कि उस समय APS होता नहीं था, और बच्चों के स्कूल में भर्ती करने में बहुत परेशानी होती थी। वैसे ही जैसे कि एक पहले के जमाने में जैसे कोई लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाए तो चप्पल फट जाता था, उसी तरह सचमुच मेरी कलकत्ते में सैंडल टूट गई जगह जगह स्कूल में, जबकि बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, फिर भी कहीं एडमिशन नहीं मिला। बस किसी तरीके से, तो वो भी अतुल को अच्छा स्कूल नहीं मिला, और वो इतने गंदे स्कूल में वहाँ पढ़ाई उसने किया कि वहाँ टीचर इतने गंदे थे, उससे वो और भाग गया। वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी पढ़ रखी थी, लेकिन वो हमारा बेटा ऐसा करेगा वो भी मुझे पता नहीं। मतलब वो अतुल का क्लास 12th में अच्छा ना करना के कारण जो है वो ये सरकार की शिक्षा नीति एक, और दूसरी कि ये शिक्षक लोगों की जो है वो अध्ययन में अरुचि ना लेना और ठीक से ना पढ़ाना। और वही जो है दूसरा जो हमारा बच्चा जो है वो दूसरे उस स्कूल में था, वो स्कूल अच्छा था। जी जी, वो वहाँ पे वो अच्छा कर रहा था, कोई होमवर्क नहीं। कैसे भागे ये, मतलब
वो अच्छा नहीं किए थे ये ना किस तरह से, क्या आपको नहीं अच्छा नहीं किए थे, और चूंकि दबाव था कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ने भी इनको कहते रहते थे कि तुम पढ़ो। दूसरी चीज है कि कभी बच्चे के साथ में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, एक मिडिल क्लास की मेंटालिटी है ये, और मैं बाकी जगहों की तो नहीं जानती, लेकिन ये ज्यादातर है कि भाई बच्चे को क्लास 12th में मेडिकल इंजीनियरिंग करा लो, और लोग भी कहते हैं डॉक्टर साहब के सहयोगी इसको कि भाई वो जब कर लेगा तो उसके बाद तो जो कुछ करना चाहे करो। ये इसका कभी इंटरेस्ट था नहीं इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, तो इसको एग्जाम दिलवाया गया इंजीनियरिंग का, उसमें किसी में अच्छा इसने नहीं किया, फिर क्लास 12 में सचमुच अच्छा नहीं किया। ये हमेशा बाहरी किताब पढ़ता रहता था और अखबार की कटिंग को काट काट कर, ये मेरे पास आज भी अगर मैं उसको नापने लगूं तो शायद मेरी जितनी हाइट है उतनी डायरियां हो जाएंगी। हर डायरी में वो किताब की ये अखबार का पन्ना काट के, अखबार के कतरन काट के न्यूज को और उस पर चिपका देता था जी। आज भी मेरे पास वो सुरक्षित है, और जगह जगह लिखता था, इंग्लिश कविता में, हिंदी में कविता लिख रहा है, अंग्रेजी में कविता लिख रहा है, और पुस्तकें बहुत पढ़ता था। 12 ग्रेट मैन लाइव्स, जिस समय ये लड़का गया है रात को, उस समय मैं उठी थी तो वो 12 ग्रेट मैन लाइव्स पढ़ रहा था। पता नहीं उन महापुरुषों की जिंदगी में क्या लिखा था, उसने क्या प्रेरणा दी क्या नहीं, ये दुनिया को खोजने चले गए। तो क्या लेके भाग गए घर से? कुछ भी नहीं भागा, किराया भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं भागा। उस समय डॉक्टर साहब का पर्स था, मेरी चूड़ियां भी रखी हुई थी क्योंकि मैं बाहर से आई थी, निकाल के रख दी थी। उसने कुछ भी नहीं लिया, एक पिट्ठू फौज का और उसमें कुछ पुस्तकें, और लेके चला गया जी। और ये उस समय वो अयोध्या वाला मुहिम निकला था, उसमें वो उस समय वो चल रहा था। ये पूरे गांव में, इसीलिए इनको गांव के बारे में भाई इनको पता है, एक एक की संवेदना को समझ सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। और भारतवर्ष के गांव में ये घूमे, बल्कि एक गांव में घूमे तो एक उसकी माँ ने, कोई माँ होगी, उसने कहा तुम्हारी माँ कितनी दुखी होगी, तब उन्होंने एक जो है वो पत्र भेजा जो कि मुझे मिला था। तब तक आपने क्या सोचा? लेकिन उसमें कोई ठिकाना नहीं था। बहुत मेरा हाल खराब था। क्या लिखा पत्र में उन्होंने? पत्र में लिखा था कि मैं बस 4 लाइन की चिट्ठी थी कि मैं सुरक्षित हूँ और कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ये गांव घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में किस तरह के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या उनको परेशानी। आपको लगा होगा कि तो साधु बनेगा, थोड़े दिनों में आगे कहेगा भिक्षाम देगी। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा था। लेकिन लोग भी देखिए, हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है, लोग तरह तरह की भ्रांति डालते हैं। लोग आपको ज्योतिष वाले कुछ और कर देंगे, ये कर देंगे आपको। लोग जाते ही हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो लोग ज्योतिषी के पास चले जाएं, इधर चले जाएं। मेरा इससे एक यही निकलता है कि बच्चे को कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, अपेक्षाएं नहीं लानी चाहिए, और जो बच्चे को अच्छा लगे वही करने देना चाहिए, तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि इसने उसमें लखनऊ में फिर वहां पर 12th में अच्छा किया नहीं था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है वो एडमिशन टेस्ट हो रहा था, उसमें वो एग्जाम दे दिया था, उसमें वो आ गया। तो इनका पकड़े कैसे गए फिर? ये मतलब पकड़े नहीं गए, घूमते घामते डॉक्टर साहब के बड़े भाई जो कि आर्मी में आई स्पेशलिस्ट हैं, आर्मी वो कर्नल एनवी सिंह, उनके घर वो पहुंच गए थे वो। ठीक है, फिर आपने आने पे यूं मांझा नहीं, कूटा उटा नहीं? नहीं, कूटने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। कूटने का सवाल ही नहीं होता। फौजी थे, फौजी थे, पिता होने का एहसास करा देते। नहीं, अरे उसका असाधारण व्यक्ति के मन में जो एक बार ठान लिया ना, वो फिर कभी पीछे नहीं हटता। फिर इनका शायद ह्यूमैनिटिक्स लिया उन्होंने लखनऊ में जी, लखनऊ में आके ह्यूमैनिटिक्स से पढ़ाई शुरू की शायद। हाँ, क्योंकि इसका साहित्य में और इसका इंग्लिश में उसने पढ़ाई ऑनर्स किया इसने। जी। तो अब कुछ सालों बाद ये आईपीएस बन जाते हैं। नहीं, आईपीएस ये नहीं बनना चाहता था। आईपीएस की कहानी ये है कि बिल्कुल बनना नहीं चाहता था। ये लिखने पढ़ने में, ये आपको बताऊं, इसको लिखने, इसने उस समय भी एक ACE, मैंने इसका सब जो किताब इसको मैंने ये सब कागज पत्र देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि
इसके पत्रकारिता में इसका रुझान बहुत शुरू से था। और इसने आज भी वो टीचर्स हैं वहां पे, निशी पांडे, वो भी इसकी, उसने भी इनको प्रेरणा वगैरह दी। और ये एक वहां भी ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे जिसमें ये डिबेट करते थे जी। और जब ये लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो पत्रकारिता में इनका रुझान था इनका। मैंने इनको कहा कि बेटा तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे दो, क्योंकि उससे हमारा जो है बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। क्योंकि हिंदू भारतवर्ष में अगर दोनों चीज चाहिए, आपके पास में पैसा भी होना चाहिए और साथ में आपके पास में पावर भी, शक्ति भी होनी चाहिए, पावर भी होना चाहिए। जब तक दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक आपके पास जो है आपको कोई सहायक उतनी तत्परता और उतनी विश्वसनीयता से काम आपका नहीं होगा जी। जिसका कि मुझे आभास था। क्योंकि या तो आप व्यवसाय में हो, जो कि हमारे हाथ की बात थी नहीं, या पॉलिटिक्स में अमर सिंह जी की तरह। अच्छा, लेकिन तो मैंने ही कहा, मैंने अतुल को कहा, आज भी मुझे वो शब्द याद है कि बेटा ये माँ के लिए ये मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं इसको तुम कहती थी तुम छोटे रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जी। लेकिन बेटा तुम अगर खाली रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास तो बहुत पैसा था, उनके पिताजी ने सब कुछ व्यवस्था कर दी, लेकिन हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो आजीविका कैसे चलेगी। और फिर तुम मेरा भी ध्यान करो, तुम परीक्षा दे दो। अतुल जो है वो तेल वेल खूब लगाते थे, दौड़ भागते खूब थे, और मुझे बड़ी चिंता रहती, तो लिखते बहुत धीरे हैं ये। और कोई तो बोलते हैं कि मुझे लगता है ये तो कैसे इतना, उस समय भी कठिन था उस समय कि ये कैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे। ये तो कभी ये तो दौड़ भाग में और भाग रहे हैं, तेल मालिश कर रहे हैं, पढ़ते भी ज्यादा नहीं थे, और बाहर की किताब लेकिन बहुत पढ़ते थे, ये कोर्स की किताब नहीं। और बोले मम्मी उसमें एक पंडा पड़ता है, उसमें एक लक्ष्मण रेखा रहती है, वही रटना पड़ता है, मैं तो नहीं करूंगा। मैंने इनके ऊपर दबाव डाला, ये मेरा ही युग था जी। और इन्होंने जो है बोले अच्छा आप कहती हैं मम्मी तो मैं एग्जाम दे देता हूँ। ये आ गए, और उस समय आए जिस समय की खाली 18 बच्चे ही लिए गए थे, क्योंकि 1998 में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की उम्र इन्होंने 60 साल कर दी थी, तो सरकार ने इनटेक कम लिया। क्योंकि हम लोग राजपूत हैं तो उसमें वो तो बहुत ही कम उस समय सीट थी, उसमें भी ये आ गए इंग्लिश और हिस्ट्री लेकर, प्रश्न उत्तर छोड़कर, बिना कुछ कोचिंग किए। नहीं, व्यवहारिक नॉलेज जिसका होता है वहां तो वही व्यवहारिकता का एग्जाम है वो तो। लेकिन बेटा, और आपको मैं बताऊं, जो मैं मसूरी गई थी तो मुझे खूब चाय वाय पिलाया गया। लड़कियां इनके पीछे पागल थी। अच्छा, कौन कौन थी? अब नाम तो मुझे ठीक से नहीं याद है, लेकिन मैंने खूब चाय समोसे खाए मसूरी में। क्योंकि वहां पर जो है एक तो ये सारे डिबेट वगैरह भी जीत जाते थे। कहते हैं कि एक साल में इनके 20 गोल्ड मेडल थे डिबेट में। ये बात भी सही है। तैराकी में ये वो मसूरी और हैदराबाद में वो, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इवन मसूरी अकादमी में भी लाल बहादुर शास्त्री में भी ये दोनों ही जीते थे जी। तो लड़कियां जो हैं इनको हम इनके आगे पीछे मंडरा बनने की कोशिश करती थी जी। मैं भी बहुत खुश थी। मैंने कहा वहाँ क्या है, वहाँ में तो एक आईपीएस मांगा था, आईएएस चल रही है। नहीं, आईएएस आईपीएस किससे दिल लगता है, ये क्या पता था। लेकिन मैं बड़ी खुश थी। अब तो लाल बत्ती है, लाल बत्ती है। मेरे घर में दो आएगी। लेकिन जीवन का सार्थक तो यही है कि भैया जोर जबरदस्ती कुछ न करो, जो नियति में है वही होगा। और बच्चे की अगर अभिरुचि नहीं होगी। अच्छा, जिस साल अतुल सेलेक्ट हुए चयन में सिविल सर्विसेज में 1998 में, उसी समय अमित ऑक्सफोर्ड से आए थे जी। अमित उस समय बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से लॉ करके आए थे, और अमित ब्रिटिश अर्निंग स्कॉलर हैं, और अमित सेंट स्टीवेंस में भी थे जी। तो अतुल हमेशा आकर्षित होते थे सेंट स्टीवेंस से, क्योंकि सेंट स्टीवेंस अच्छा वो है, लखनऊ विश्वविद्यालय और सेंट स्टीवेंस में तो जमीन आसमान का अंतर।
तो अतुल तो एक वो उनको चुभता था, दूसरा वो ऑक्सफोर्ड की मम्मी मैं जाता तो मैं भी ऑक्सफोर्ड चला जाता, ये चुभन उनको रहती थी। उनको आने पर भी उनको कभी मैंने उनके जब मैं मसूरी गई तो मैंने देखा कि वो खुशी नहीं थी, जो कि खुशी होनी चाहिए थी, वो मुझे चुभा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि भाई ठीक है, देखो क्या करते हैं आगे जाके क्या करते हैं। लेकिन कुछ लगता है कि वहां पर जाने के बाद भी जो भी प्रशासन की नीतियां हो, जो भी दबाव हो, जो उसके संरक्षक हैं वो उसके ऊपर क्या दबाव डाले क्या नहीं डाले, अतुल को अच्छा नहीं लगा और अतुल वहां से निकल गए। जी, 3 साल बाद उन्होंने आईपीएस छोड़ दिया। हाँ, अतुल के ऊपर में अतुल निकल गए वहां से। और ये तो और जिधर उनकी अभिरुचि, उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ब्रिटिश स्कॉलरशिप भी मिली। बिल्कुल। हालांकि यहाँ वाले लोग जो है उनमें व्यवधान डाले, लेकिन अतुल चूंकि ऑक्सफोर्ड से पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने इनसे प्रश्न उत्तर किया और उसमें अतुल ने बहुत अच्छा किया, तो उनको स्कॉलरशिप, उनसे ये निश्चित हो गया था कि अतुल को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। शायद स्कॉलरशिप नहीं मिलती, छात्रवृत्ति ऑक्सफोर्ड से ब्रिटिश स्कॉलरशिप न मिलती, शायद मैं पढ़ा नहीं पाती, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं। नहीं, आपके भाई अमर सिंह जी थे तो। अरे भाई, देखिए मैंने पहले ही कहा कि मेरे भाई से मेरा कोई ब्लड का रिलेशन जरूर है, लेकिन मेरे भाई से मेरा कोई भी संबंध रहा नहीं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व बनने में आपका खुद का अपना योगदान रहा है। मेरे भाई से ये आप कंप्यूटर में भी मेरे भाई ने लिखा दिया कि भाई मेरी कोई सिस्टर ही नहीं है। अच्छा। ये मुझे तब पता चला कि किसी और ने मुझे बताया। और दूसरी चीज ये है कि वो बाकी लोगों के, मुझे तो कोई ये भी नहीं जानता था कि मैं उनकी बहन हूँ जी। और अतुल उनका भांजा आईपीएस है, उसके इवन साथी लोग नहीं जानते थे। तो भाई, तो मैंने पहले ही बताया कि उससे बचाने के लिए मैं अतुल के ऊपर दबाव डाली कि तुम तो किसी राम चल इस संबंध में नहीं लिया जाए, वही अच्छा है। हजरत ना हो जाए कहीं ऐसा युग्म हो गया। बल्कि सच पूछिए तो 2 राजनीतिक पार्टी का नहीं दामाद तय करने के लिए इधर उधर किया, उसे अतुल पहुंच गए कहीं और उनका, तो उसके लिए जाने दीजिए, वो प्रश्न को नहीं, हाँ, उस प्रश्न को, क्योंकि आप वो दुनिया में भी नहीं है। और शायद अच्छा ही है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि वो जब व्यक्ति के पास में पावर, शक्ति आ जाती है और पैसा आ जाता है, तो वो अपने को दूसरी दुनिया का समझने लगता है। क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो 15 साल के थे, और उसके बाद वो समझते हैं कि शायद मेरे हस्बैंड थोड़े आदर्शवादी थे, उनके हिसाब से मेरे हस्बैंड जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, जो सिस्टम के हिसाब से नहीं चले, वो आज की आम भाषा में वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो बुद्धिजीवी हो, जो सात्विक आधार पे और चले, वो उसको कहा जाता है कि वो सिस्टमैटिक सिस्टम के अनुसार नहीं, वो जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो उनसे मेरा कोई वो नहीं था, संबंध नहीं था जी। तो फिर आप पे लौटते हैं हम कि एक ऐसी लड़की जो पढ़ना चाहती थी, जिसमें एक वो खानदानी मामला कि साहब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, वो अपने प्रैक्टिकली भुगता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी ये एक नॉस्टैल्जिक थिंग चलती रही है, तो बेटियों को पैदा नहीं होना दिया जाता था, फैक्ट है यहाँ का, मार दिया जाता था। और आपने देखा भी होगा फीमेल फिटिसाइड्स का ये जो इलाका रहा है, हरियाणा में बहुत बुरी स्थिति रही है। आप सरवाइव कर जाती हैं, आप फिर साहित्य पढ़ती हैं। कौन आपको आकर्षित करता है पढ़ने में, साहित्य में? देखिए, साहित्य में कोई आकर्षित नहीं करना चाहता है। हमारी तो पढ़ाई को, मुझे तो मैं तो कॉलेज भी नहीं अटेंड कर पाई, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि तुम जो है बनारस से जाकर एग्जाम दे दो, उस समय प्राइवेट दे दो। मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि उस समय जो है वो ये तो घर वालों को ये लगता था कि लड़की भाग जाएगी। नहीं, लड़की भाग जाएगी वाला चक्कर ही नहीं था। लड़की भागेगी कहाँ से, अवसर ही नहीं है, भागूंगी कहाँ से। बिल्कुल। आप तो उस जमाने में आज से 50-52 साल पहले भी ये सोच थी? नहीं, देखिए सब
ये तो मैंने मजाक में कहा है। अच्छा। उतनी छोटी बच्ची जो बंधन के वातावरण में पले और जिसका ये अध्ययन में है, उसका उस भागने वाली लड़कियां कुछ और ही होती हैं। लेकिन ये था कि बंधन तो था, मुझे कोई छोड़ने जाता था, लेने के लिए आता था, वो जो चीज है, भागने का सवाल नहीं है। सवाल ये राजनीतिक गतिविधि बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस समय लाल चीन, लाल सलाम, नक्सल वालों का बहुत जोर था वहां पर। हमारा खुद का जब एग्जाम हो रहा था तो उस समय ही झंडा फहराया जा रहा है। कलकत्ते की बात 1972 में मैंने एग्जाम दिया है। तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे, बहुत ही हर जगह ही बाहर आप निकल नहीं सकते थे। आप जा रहे हैं, कहीं ट्राम फूक दी जा रही है, कहीं बम फूक दिया जा रहा है, बहुत ही गड़बड़ था। और कॉलेज ट्रिप तो में तो और प्रॉब्लम थी, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं, चूंकि हम लोग की बनारस से, उत्तर प्रदेश बनारस के पास के, तो वो तुम ये बनारस से तुम दे दो प्राइवेट एग्जाम। वहाँ माहौल ठीक नहीं था कलकत्ता, माहौल ठीक। लेकिन मैं सोचिए, मैं कॉलेज अटेंड नहीं की, मैं खुद जाती हूँ अकेली। मेरे पिताजी नहीं गए, मेरी माँ नहीं गई, मैं खुद जाती हूँ प्रिंसिपल के पास में और उनसे कहती हूँ कि मेरे पिताजी मुझे नहीं कॉलेज आने दे रहे हैं, चूंकि राजनीतिक वातावरण और बाहर एनार्की है, इसकी वजह से नहीं आ पा रही हूँ। तो मेरी टीचर बहुत अच्छी थी उस समय, वो इंद्रावती सिंह प्रिंसिपल थी। उन्होंने कहा कि अब तुम एग्जाम दो, तुमको मैं एग्जाम दूंगी, तुम पूरी तैयारी कर लो और तुम एग्जाम दो। तो मैंने एग्जाम ऑनर्स का दिया। तो मैंने तो कॉलेज भी नहीं अटेंड कर पाई। फर्स्ट ईयर ही करी, 3 इयर्स डिग्री कोर्स था, मैं 2 साल नहीं कर पाई। लेकिन एक बात और थी ना, मेरे पिताजी ने मुझे करने दिया। अगर मैं ग्रेजुएशन नहीं करती और ग्रेजुएट ऑनर्स नहीं होती तो डॉक्टर आईपी सिंह की पत्नी नहीं बन पाती। क्योंकि ये तो 71 के जंग में बड़े सर्जन के रूप में ख्याति पा चुके थे। नहीं, ग्रेजुएशन, अरे मैंने सुना, मेरी माँ खूबसूरत महिला थी, मैं अपनी नानी के मुंह से सुनती थी। उस समय भी आईएएस का भूत था। मेरी ग्रैंडमदर बोलती थी, मेरी नानी जी, कि हम तो आईएएस से शादी करना चाहती थी, लेकिन आईएएस ने कहा कि नहीं, तो आपकी लड़की जो है वो बीए पास नहीं है, तो हम शादी नहीं करेंगे। क्या बात है? ये हम आपको 1951 की बात बता रहे हैं। उस समय था कि लड़की कम से कम बीए हो। तो मेरी शादी तो 1972 में हुई है जी। नहीं, हाँ, 1972 में हुई है। तो उस समय अगर डॉक्टर आईपी सिंह मिनिमम ग्रेजुएट लड़की होना चाहिए। उस समय मैंने ग्रेजुएशन ऑनर्स कर लिया था, तो शायद मेरे पिताजी की भी व्यवस्था हो, इसलिए बोले भैया एग्जाम दे दो, नहीं तो लड़की की शादी कहाँ से करेंगे। बिल्कुल। अगर डॉक्टर, पिताजी को ये पता होता कि माँ अगर आपकी ग्रेजुएट होती तो किसी आईएएस से शादी कर लेती हो। पिताजी का नंबर नहीं लगता तब तो। व्यवसायी से की लखनऊ में थी, लखनऊ से सोची कलकत्ता शादी होती है। चलो, तो हम वापस लौटते हैं। डॉक्टर इंद्रपति सिंह जी आपके हस्बैंड हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा आर्मी में, प्रैक्टिस? मैं उसी पे आऊंगा सवाल पे कि क्या सोचती हैं आप दोनों तरह के हॉस्पिटल्स में, मेडिकल फैसिलिटीज पे या हेल्थ, उसको लेके? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले मैं आपको कारपोरेट साइड की चीज बताती हूँ। कारपोरेट साइड में ये चीज, सबसे पहली बात ये है कि जब आप वहां पे जाते हैं तो सबसे बड़ी इनकी कि ये इतने ज्यादा ये शोध करवाते हैं जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं है जी। दूसरी चीज इनकी जांच जो करवाते हैं। और दूसरी चीज है कि वो अध्ययन करके जो क्या किसी भी मरीज में क्या उसकी कमी है या क्या उसको बीमारी है, उसका कारण नहीं सोच के उसको पता नहीं कराएंगे। पहले तो वो शोध ही करवाते रहो। पैथोलॉजिकल जिसको कि इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसको करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज वो, और एक और चीज वो करते हैं कि जो चीज नहीं है, अगर आप एक चीज के लिए जाइए तो वो 2-3 चीज भी निकाल डालते हैं कि इसको भी आप वो निकाल डालेंगे कि ये भी करवाना है जी। अच्छा, और देखिए, आपने अमर सिंह के पास मैं जाती थी और वापस चली आती थी जब भी वो कभी बीमार रहे, क्योंकि मैं शायद इनके घर में भी नहीं जाती थी, क्योंकि शायद मैं वहां पर उनकी मेरी शायद मान सम्मान नहीं होता तो मैं वहां नहीं जाती थी। लेकिन चूंकि मेरे भाई थे, जब वो बीमार होते थे तो मैं जाती थी। तो बीमारी के बारे में मैंने कभी कुछ
जाना नहीं है, मुझे मालूम है कि मुझे उनके द्वारा उनके से नहीं पता है, लेकिन चूंकि मेरे जो पति हैं वो खुद सर्जन है, उनके सहयोगी से मुझे पता चला कि इनका इलाज जो भी हुआ वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं जानती। मेरे छोटा भाई जो है वो दोनों की डेथ हो चुकी है, दोनों मुझसे छोटे थे, और वो जो मेरा छोटा भाई वो कोरोना से मैं ग्रसित हुआ, उसके बाद वो उसने खुद कहा उसका भी इलाज ठीक से नहीं हुआ और काफी उसके पैसे भी खर्च हो गए, अंत में वो भी दोनों भाई नहीं रहे, मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की ये जो। जी, अब मैं अपनी माँ के बारे में जरूर जानती हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ थी, माँ पर मेरा अधिकार था और माँ चाहती भी थी कि मैं जाऊं, बातचीत करूं। तो जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि आपसे क्या बात करते थे, माँ के बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेरा अनुभव रहा। मेरी माँ जो है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भर्ती हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस हॉस्पिटल का, लेकिन इतनी ज्यादा मुझे निराशा हुई, क्योंकि निराशा मुझे इसलिए हुई कि मैं आज भी फ्लैट में हूँ और मुझे उसके कारण जब कभी सीपेज होता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, और क्योंकि वो लोग उसको रिपेयर नहीं कराते हैं, कहते हैं नीचे से ठीक करा लो, नीचे से तो कोई, मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ, नीचे से तो कोई ठीक होगा नहीं, फर्स्ट फ्लोर वाले ही, तो मुझे बहुत दिक्कत जाती है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर होते तो कम से कम मेरी अपनी छत होती, लेकिन आज मैं उम्र के इस दहलीज पर पहुंची हूँ कि जहाँ की चिकित्सा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और फौज जो है वो बेटी की तरह से हमारी संरक्षण और मेरा ध्यान कर रही है। और सचमुच मुझे कुछ डॉक्टर्स ने अभी में चाहे मेरे आंख की चिकित्सा हो, चाहे वो ब्रिगेडियर मिश्रा हो, या मेरे हाथ का चोट लगी तो कर्नल विराज ने मुझे बेटे की तरह से, अगर शायद मेरा बेटा भी होता तो इसे अधिक नहीं कर सकता था, उन्होंने हमारा ध्यान करके रखा। ये सब चीजें मैंने भुगता है, अभी रिसेंटली वो चीज देखी, और इसी दौरान मैंने अपनी माँ को भी खोया है। 6 दिसंबर को मैं अपनी माँ के पास भी जाती थी, मैंने अपनी माँ के यहाँ ये देखा कि ये जो मेरी माँ को पेसमेकर की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी माँ को पेसमेकर लगाया गया। ये कैसे पता चला कि ये दिल्ली नोएडा में मेरी माँ को पेसमेकर लगाया गया, उसमें मैं नहीं थी, अगर मेरे पति होते तो जरूर दिखा कर देते। इसलिए घर में किसी ने कोई डॉक्टर भी होना चाहिए जो कि पता लगे कि ये चिकित्सक या ये जो सर्जन है ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप शरीर में अगर कोई चीज अवय हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, कुछ भी कर देंगे ये लोग, इनका कोई बाहर में भरोसा नहीं रहता है कि क्या कर दें। माँ के साथ मैंने देखा, अब वो माँ को लगा दिया जाता है, और मैंने खुद जब माँ को लग चुका था, जब मैं खुद पहुंची तो सबसे बढ़िया आपको पेसमेकर लगा दिया गया है। मेरी भाभी को बोला, ये अमर सिंह की पत्नी को। अच्छा, उसके बाद में माँ का हमको पता नहीं कि भाई वो सही भी है क्या। जब माँ हमारी लखनऊ गई तो SGPGI में माँ को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो माँ बोली कि यहाँ को कौन मुझे दिखेगा। वहाँ कुछ दिन तक माँ हमारी साल भर तक रही। तो मैं जब माँ को लेके गई, डॉक्टर साहब की वजह से, चूंकि डॉक्टर साहब KG मेडिकल कॉलेज से थे तो कुछ लोग को जानते थे। जब वहाँ SGPGI लखनऊ में हम गए तो वहाँ डॉक्टर थे अग्रवाल या कोई, अब नाम ठीक से मुझे याद नहीं है, उन्होंने कम से कम अम्मा का 2-3 घंटे तक उन्होंने अम्मा का सब खोजबीन और शोध वगैरह किया, देखा वगैरह, और बोला, और उन्होंने कुछ मांगा कि आपका कोई स्लाइड वगैरह या कुछ आपके पास में है तो CD वगैरह, तो माँ बोली तो नहीं, हमको तो नहीं दिया गया है, और बोले ये पेसमेकर की आपको जरूरत नहीं थी। और अम्मा का करीब 12 साल 13 साल पहले कभी अम्मा को पेसमेकर लगा, जबकि वो कभी दोबारा कभी बैटरी चेंज ही नहीं हुई, और जब भी कभी वो कभी उसकी जरूरत ही नहीं थी। फिर दोबारा भी अम्मा का दिल्ली में आने के बाद ही जब अम्मा को उन्होंने कहा इनको जरूरत नहीं थी, इनको जबरदस्ती लगा दिया गया था। सिर्फ मरीज को सिर्फ बेचना है चीजें, सिर्फ पेसमेकर, सिर्फ चूंकि आपको पैसा चाहिए, या आपको कम से कम मरीज के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना नहीं चाहिए। तो ये भी चीज अछूता अब नहीं है। दूसरी चीज,
फिर अम्मा बेचारी ऐसे ही आती जाती रही अस्पताल, इधर अम्मा काफी दिन तक ठीक चलती रही। फिर माँ को हमारे जब अभी प्रॉब्लम हुई, जब हमारी माँ एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भर्ती हुई, तो हमारी माँ को लोग जो है बोले बहुत दिन हो गया है, पेस मेकर जो है वो इनका दूसरा पेस मेकर लगाएंगे और ये चीज करेंगे। ये चीज मुझे मालूम था। डॉक्टर साहब ने इस समय उनका हस्तक्षेप हुआ। आप बोले इनकी उम्र जो है 90 प्लस है और इस समय आप इनके साथ, मुझे अच्छी तरह मालूम है आप नहीं करेंगे। शायद मेरे पति यदि ये सर्जन ना होते तो शायद ये भी खिलवाड़ अम्मा के साथ हो जाता। दूसरी चीज जो मुझे चुभी, वो सबसे ज्यादा चुभी, कि मैं अम्मा से मिलने, उसी समय मेरा भी इलाज, मैं भी बहुत परेशान थी, तो मेरा इलाज आर्मी हॉस्पिटल में हो रहा था। मैं आर्मी हॉस्पिटल में जाती थी, इधर अम्मा के पास जाती थी, उधर आर्मी हॉस्पिटल जाती थी। जब अम्मा के पास जाती थी तो मैं क्षोभ से भर जाती थी, और जब मैं आर्मी हॉस्पिटल जाती थी तो मुझे वहां पर चाय भी पिलाई जाती थी, मुझे देखा भी जाता था। मुझे बेटे की तरह से अतुल अमित नहीं, तो अपने काम में व्यस्त हैं और बाहर हैं, वो मेरे पास है भी नहीं, और मुझे माँ की तरह मान रहे हैं। इधर अम्मा के पास आ रहे हैं और न तो अम्मा को देखा भी नहीं जा रहा है, और एक तो अम्मा के पेस मेकर का मैं हस्तक्षेप हुआ जिसे वो रोका गया। दूसरी चीज, मैं डॉक्टर से मिलना, क्योंकि कुछ न कुछ इस तरह की चीजें बता दी जिसको कि अम्मा को पता नहीं था। अम्मा बहुत परेशान, क्योंकि दामाद डॉक्टर है, इसलिए वो चाहती थी कि हम भी देख लें। अब मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी, मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। मैं जाती हूँ वहां पे। हर जगह ये होता है कि एक ही व्यवसाय के लोग होते हैं या एक प्रोफेशन के लोग होते हैं जो उनका सम्मान करते हैं। उन डॉक्टर को जानती हूँ, जो जिस डॉक्टर को मेरे पति जानते थे, छुट्टी चले गए थे, उन्होंने किसी अपने सहयोगी को दिया था, उसके पास जाती हूँ, उनका नाम लेती हूँ, उनका फोन नंबर हमारे पास है, उनको फोन करती हूँ, वो फोन ही नहीं उठाते हैं। फिर मैं उनका जो कोई सेक्रेटरी रहता है, वो उसके पास जाती हूँ, वो मुझे बोलता है डॉक्टर बिजी हैं, वो मिलते ही नहीं है। फिर मुझे घुमाते रहते हैं और कहते हैं बाहर बैठ जाइए 2 घंटे तक। मैंने बोला भाई मेरे पति भी डॉक्टर हैं और आप इस तरह से, वो भी प्लास्टिक सर्जन है, आप इस तरह से हमें 2 घंटे बैठा रही हैं हमको। मैं मरीज नहीं हूँ, मुझे अपनी माँ के बारे में पूछना है। आपने कुछ चीजें बताई हैं, चिकित्सा की बारीकियां मैं जानती नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं सकती कि क्या चीज के बारे में, केवल उन तक पहुंचना था जो कि मुझे नहीं पहुंचाया जाता है। और ये लोग जो है मुझे घुमाते रहते हैं। फिर हमने कहा ठीक है, हम फिर आपके जो सबसे आपके प्रशासन में जाते हैं और पूछते हैं। तब तक कोई भागते हुए आता है कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है उसमें हम जाने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं आप पहले फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। वहाँ डॉक्टर साहब जो हैं वो मरीज देख रहे थे और हमको कहा जाता है कि साहब वो मीटिंग कर रहे हैं, यानी जो मरीज फंस गया है और जो नए मरीज देखते जा रहे हैं। और उसमें क्या जो उनका जो अपने बाहर बैठाए हुए हैं, क्या आप उसका कोई भी और इसके अलावा एक रिलेशनशिप ऑफिसर का नाम लिखा है, जब उसको भी कहती हूँ कि मैं फिर लिखित आपको देती हूँ, तब इतना आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं कारपोरेट हॉस्पिटल में, आप ये भी कर रहे हैं। और आप जो एक डॉक्टर, मैं मेरे पति खुद डॉक्टर है और आप उनको भगाए जा रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? जी बिल्कुल। तो अम्मा को जो चीजें कराई गई हैं, और मैं देखिए एक आम आदमी जो कि बिल्कुल साहित्य पढ़ा हो, बिल्कुल इसको नहीं जान सकता कि इसकी क्या बारीकियां क्या हो रहा है। आप लेकिन डॉक्टर साहब तो समझ सकते हैं। कई चीजें जो थी डॉक्टर साहब को बिल्कुल नहीं ठीक लगी। इवन हमारे छोटे भाई के समय में उधर में भी कम था। आजकल लोग बोलते हैं आजकल पता नहीं डॉक्टर्स कैसे इलाज करते हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे डॉक्टर साहब। कभी वो मुझसे उसके बारे में विवेचना नहीं करते, बहुत कम मितभाषी हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। तो मुझे तो जमीन आसमान का अंतर लगा। मैं आज मेरे पति रिटायर हो गए हैं और मुझे दोनों तरह की सुविधा है। कुछ इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, उसमें भी हम जा सकते हैं, कारपोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, और हम फौज के भी अस्पताल, आर्मी या बेस या एयरफोर्स हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए, मुझे कहा जाए, तो मैं तो कभी नहीं जाऊंगी कारपोरेट हॉस्पिटल में, मैं तो हमेशा आर्मी हॉस्पिटल जाऊंगी। जी बिल्कुल।
तो सुधा सिंह जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया है कि किस तरह से अस्पतालों में लूट है, खास करके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। 2 भाइयों को खोया। भारत के प्रतिष्ठित जो है वो आर्मी हॉस्पिटल्स की बात आपने बताई। आपके पति वहाँ प्लास्टिक सर्जन रहे हैं, आर्मी में बड़े ऑपरेशंस किए हैं उन्होंने। तो आपके जीवन पहलू से हम रूबरू हुए, जीवन और तमाम चीज़ों पे हास परिहास में बातें हुई। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर और रूबरू होंगे आपसे कभी, तब तक के लिए थैंक यू। और आपसे अपील है कि फॉर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।